किसान आंदोलन में संघर्ष करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है पंजाब बॉर्डर से। और उसके बाद पिछले 1-1.5 महीने से लगातार कारावास में थे, जेल के अंदर थे, अब बाहर आ चुके हैं। तो पहली बार बातचीत में जुड़ रहे हैं अक्षय नरवाल, किसान नेता। जब अंदर थे तो जब शुरू में पकड़े गए तो ये होया कि भाई बेरा नहीं के करेंगे के होगा, लेकिन जब हमारे भाइयों ने मजबूती तो बाहर संघर्ष कराया तो अंदर इतना हौसला मिला तो अंदर और बाहर में घना फर्क नहीं लग गया। जेल में रहते हुए 1.5 महीना आपने बिताया, इस दरमियान काफ़ी घटनाएं घटित हुई, काफ़ी जो है अलग अलग चीज़ें देखी गई आंदोलन में। तो आपको कैसे इसकी खबर मिलती थी? टीवी था अंदर जेल में और न्यूज़पेपर भी आते थे। कई बार जब हमारी खबर आती थी तो न्यूज़ कटिंग को काट दिया जाता था, लेकिन पता लगता रहता था। उतना नहीं पता लगता था कि जितना हम बाहर होते तो हमें पता लग जाता, लेकिन पता लगता रहता कि ये एक्टिविटी बाहर हो रही है। और कैदियों से मिले तो कैसा व्यवहार लगा और लोगों का? जब मैं पकड़ा तो मुझे कुछ पुलिस वाले तो ये कह रहे थे इसको पहले पीटो, इसको मारो, अयो फलाना आदमी पाओगा, फलानी जात का पाओगा, फलाना पाओगा। लेकिन जब मैं जेल के अंदर जाता हूँ, जो मुजरिम थे वो सारे 36 बिरादरी के, वाल्मीकि, सैनी, जाट, पंडित, सारे एक थाली में 36 बिरादरी के एक थाली में बैठ कर खा कर दे। और बहुत सारे साथी ऐसे थे जो बेगुनाह थे। ऐसा क्या जुर्म किया था कि इतनी जो ज़्यादा धाराएं लगा दी गई? मेरा जुर्म ये था कि मैंने कुछ नहीं किया था। मेरा जुर्म ये था कि मैंने किसानों की आवाज़ उठाई। मेरा जुर्म ये था कि जब हम चंडीगढ़ से खनौरी पहुंचे थे, एक पुलिस वाला कह रहा था तेरी बात तो हम चंडीगढ़ था जब तू आवाज जब के देखने लग रहे हैं। पुलिस वाला की वर्डिंग बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट वर्डिंग। माम पहले चुटकुले हम सुना कर दे बात। पुलिस वाला मेरे तब बोला, मखा जी कसूर के है पकड़ा क्या तू? बोला तू कसूर सारी उम्र नहीं करता ना, हम पकड़ा ही नहीं। हमने कदे भी बहम नहीं पड़ना चाहिए किसी भी नेता ने। ये सारी चीज डरदी फिरदी सा है, आज नून है तो तड़के पर आन होगी। क्या वास्तव में आपको भी लगता है कि जो कड़ा कदम उठाना चाहिए था किसान नेताओं को, वो इस आंदोलन में उठाने में नाकाम रहे कहीं ना कहीं? जो पहले वाला आंदोलन था वो नेचुरल क्रिएटेड था, और जो अब वाला आंदोलन था वो किसान संगठनों ने मेहनत की उसको क्रिएट करने में। और जब मेहनत की तो नेचुरल जैसा तो क्रिएट नहीं हो पाएगा ना। चर्चा ऐसी चल रही है कि पंजाब के किसान जानबूझकर चुनावी समय पर, आचार संहिता लग रही थी उस समय आकर बैठे हैं ताकि बीजेपी के वोट गिरा सके। कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज युवाओं की संख्या 65% है, लेकिन उनकी हिस्सेदारी 5% भी नहीं है। तो क्या मान के चले आने वाले समय में अक्षय नरवाल भी चुनावी मैदान में दिखने वाले हैं? देखो अच्छी बात, अगर किसान के बेटे की चर्चाएं विधानसभा के लिए चलने लगी, लोकसभा के लिए चलने लगी, जो आपने बड़ौदा विधानसभा की जिक्र करी, मैं तो प्रधानमंत्री बनने की सोच लूँ। मेरा सोचना तो थोड़ा बनूंगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। आज मौजूद चरखी दादरी में, हमारे साथ एक खास मेहमान बड़े लंबे अरसे के बाद बातचीत में जुड़ रहे हैं। आप सभी जानते भी, क्योंकि इन दिनों चर्चा में रहे हैं। चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि पुलिस द्वारा इनको किसान आंदोलन में संघर्ष करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है पंजाब बॉर्डर से। और उसके बाद पिछले 1-1.5 महीने से लगातार कारावास में थे, जेल के अंदर थे, अब बाहर आ चुके हैं। तो पहली बार बातचीत में जुड़ रहे हैं अक्षय नरवाल, किसान नेता और युवा किसान नेता हैं, जोश जज्बात और जुनून से भरे हुए हैं, अक्सर संघर्ष करने से पीछे नहीं हटते हैं। और कहीं ना कहीं यही जो इनके लिए एक बड़ा नुकसानदायक साबित रहा कि जिस संघर्ष के चलते इनको 1.5 महीना जेल में बिताना पड़ा। अक्षय नरवाल, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस भाई, और सभी दर्शकों को आपके और आपको नमस्कार, राम राम आपके कैमरामैन। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, कैसा लग रहा है 1.5 महीने बाद? कितना परिवर्तन लग रहा है अंदर और बाहर, अंदर से बाहर आने के बाद? देखिए, जब अंदर थे तो जब शुरू में पकड़े गए तो ये होया कि भाई बेरा नहीं के करेंगे के होगा, लेकिन जब हमारे भाइयों ने मजबूती तो बाहर संघर्ष कराया तो अंदर इतना हौसला मिला तो अंदर और बाहर में घना फर्क नहीं लग गया। सच्चाई बताऊं तो बाहर जब गांव के लोग, हमारी माँ बहन, मातृशक्ति, हमारे किसान साथी और जितने भी बुजुर्ग सिर पर टेक दे चले गए, हमारी थकान उतर दी चली गई।
तो यो अनुभव मेरा जेल का रहा। कल भी गांव में लगातार खटकर टोल पर कार्यक्रम करा, फिर गांव में करा, लगातार कार्यक्रम कर जीन जिले में और मेरे गांव में, तो उस तो हमारी सारी थकान उतरी और बल्कि हौसला इतना बढ़ा। अब जो इन मान सम्मान दिया है, परमात्मा मने इतनी हिम्मत और शक्ति दे, इस मान सम्मान ने मैं 2 गुना करके उल्टा इनकी झोली में गाल सकूं। आपने बताया कि हमने देखा जब आंदोलन मजबूती से चल रहा है तो आपको जानकारी कैसे मिलती थी? अंदर जो है जेल में रहते हुए 1.5 महीना आपने बिताया, इस दरमियान काफ़ी घटनाएं घटित हुई, काफ़ी जो है अलग अलग चीज़ें देखी गई आंदोलन में, तो आपको कैसे इसकी खबर मिलती थी? देखिए, कुछ खबर थी जो आंदोलन की। पहली बात तो अखबार छापते ही कम थे, टीवी पे दिखाते ही कम थे, और टीवी था अंदर जेल में और न्यूज़पेपर भी आते थे। कई बार जब हमारी खबर आती थी तो न्यूज़ कटिंग को काट दिया जाता था, लेकिन पता लगता रहता था, उतना नहीं पता लगता था कि जितना हम बाहर होते तो हमें पता लग जाता, लेकिन पता लगता रहता कि ये एक्टिविटी बाहर हो रही है। तो जब अंदर और कैदियों से मिले तो कैसा व्यवहार लगा और लोगों का? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जेलों में ज़्यादातर अपराधी नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी कारण मजबूरीवश भी बनना पड़ जाता है, कई बार अपराध की दुनिया में चले जाते हैं, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना जुर्म को गलत साबित नहीं कर पाते और उसका भी जो उनको सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो कैसा आपका अनुभव रहा जेल का? बिल्कुल, मैं बड़ी ख़ास बात आपको जेल की मेरी बताना चाहूँगा। जब मुझे गिरफ़्तार किया गया तो जो पुलिस वाले भाई थे, जो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, जो फिजिकल क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद पहुंचते हैं एक नौकरी पे, एक पद पे पहुंचते हैं, लेकिन जो मुजरिम होते हैं वो जुर्म करते हैं और फिर जेल में जाते हैं। जब मैं पकड़ा तो मुझे कुछ पुलिस वाले तो ये कह रहे थे, इसको पहले पीटो, इसको मारो, अयो फलाना आदमी पाओगा, फलानी जात का पाओगा, फलाना पाओगा। लेकिन जब मैं जेल के अंदर जाता हूँ, जो मुजरिम थे वो सारे 36 बिरादरी के, वाल्मीकि, सैनी, जाट, पंडित, सारे एक थाली में 36 बिरादरी के एक थाली में बैठ कर खा कर दे। मेरे दिमाग में एक बात आई, मखा जो मुजरिम है, जिन्ना मुजरिम कहने लाग रहे, वो भाईचारा का इतना बढ़िया परिचय देने लाग रहे, और जिन्ना हम समाज मनु माना सरकारी नौकर, सरकारी आदमी एक पद पर है, और वह उनमें इतना घोर जातिवाद। और बहुत सारे साथी ऐसे थे जो बेगुनाह थे, और मैं तो अपने न्यायालय, न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था, इस तरह के उनके जीवन के फैसले जो हो जाते हैं, कई बार को बेकसूर जेल में चला जाता है तो पूरी जीवन चला जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि नौजवान एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है कानून व्यवस्था के ऊपर भी और न्याय व्यवस्था के ऊपर भी। इस तरह के जब क्वेश्चन मार्क रेज होते हैं तो देश की व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल खड़े शुरू होते हैं। जब मैं भी गिरफ्तार किया, मेरे ऊपर भी 307 लगाई। आप देखिए, समझिए इस बात को। मैं मेरे साथी प्रवीण के साथ था, जो मदीना गांव से मेरे साथ थे, एक कोयल गांव से साथी मेरे साथ था। तो 2 बस पुलिस वालों की इधर बॉर्डर पे होती है और हम अपनी गाड़ी लेने जाते हैं। 60 पुलिसकर्मी होते हैं कम से कम, और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमारे ऊपर 307 लगा दी जाती है। मैं यही जानना चाहता था कि धाराएं सबको पता है, कितनी जो है धाराएं लगाई गई और कितनी जो है गंभीर धाराएं लगाई गई, कितनी बड़ी बड़ी धाराएं थी। ऐसा किया क्या था, मैं यही जानना चाहता हूँ। ऐसा क्या जुर्म किया था कि इतनी जो है ज़्यादा धाराएं लगा दी गई? मेरा जुर्म ये था कि मैंने कुछ नहीं किया था। मेरा जुर्म ये था कि मैंने किसानों की आवाज़ उठाई। मेरा जुर्म ये था कि जब हम चंडीगढ़ से खनौरी पहुँचे थे, एक पुलिस वाला कह रहा था, तेरी बात तो माम चंडीगढ़ था, जब तू आवा जब के देखने लाग रहे हैं, इसी सी भी बात आई, एक बार ट्रेश करने लाग रहे थे। लेकिन जो भी था, जैसा भी था, हमारी कुल मिला के बात ये थी, जो किसानों की, नौजवानों की, युवाओं की, मजदूर की, 36 बिरादरी की, हम एकता की, भाईचारे की बात करते हैं, वो बात करना हमारा जुर्म था। जब हमें पकड़ा गया तो 10-11 धारा हमारे ऊपर लगा रखी हैं। जब वो हमारा चलान वकालतनामा अंदर आता था तो, और जिन धाराओं का ज्ञान था, जो भाई देखा कर दे, जो काफ़ी लंबा टाइम तक जेल में, उन्होंने कहा कर दे, बस 2 साल भी कौन होंगे तारी जमानत, 3 धारा देखे तो 2 साल भी हम बाहर नहीं जानते हो। मेरा जब मैं पुलिस के पास जाता हूँ, जो मैं आपको इंसिडेंट बता रहा था, वो बड़े गंभीर सवाल वहाँ से खड़ा होता है। क्या होता है कि हम जाते हैं, 60 पुलिसकर्मी होते हैं और हमें पकड़ लिया जाता है। पुलिस वाला की वर्डिंग बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट वर्डिंग, माम पहले चुटकुले हम सुना कर दे बात। पुलिस वाला मेरे तब बोला, मखा जी
कसूर के है पकड़ा क्या तू, बोला तू कसूर सारी उम्र नहीं करता ना, हम पकड़ा ही नहीं, यह वर्डिंग थी। दूसरी बात, चुटकुले हम तो सुनी थी, बात हकीकत में सुन कर रहा हूँ। दूसरी बात, जब 60 पुलिसकर्मी या हमने अटेम्प्ट टू मर्डर 307 की धारा ला दी, एक दो सवाल यहाँ से खड़े होते हैं। अगर हमने पुलिस वालों को मारा है, अब भाई हमने 60 पुलिसकर्मी 2 जना पीट दिए, यानी वो जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि हीरो और विलन जो है पूरे 100-150 गुंडों पर एक अकेला विलन, खासकर साउथ की फिल्मों में भारी पड़ता है। हाँ, वो ऐसा काम हुआ, वो फिल्मों वाला काम। अगर ये एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि हमने मारा है, तो प्रदेश के गृह मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? जिस प्रदेश की पुलिस, जिस सरकार की पुलिस खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रही, वो प्रदेश की जनता को क्या सुरक्षा देगी? नैतिक आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। और वो भी सोचने वाली बात ये है कि सिर्फ 2 लोगों से 60 पुलिसकर्मी अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। और दूसरी बात, अगर हमने नहीं मारा तो हमारे जो जेल के अंदर 40 दिन बीतते हैं, कौन सा पुलिसकर्मी, कौन सा न्यायाधीश, कौन सा सरकार का मंत्री, कौन उल्टे ला देगा? उन 40 दिन को ला देगा उल्टे? तो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन मार्क चिन्ह खड़ा होता है देश की कानून व्यवस्था, देश की न्याय व्यवस्था। और कहीं ना कहीं बड़े जब घर वाले गांव के लोग संघर्ष कर रहे थे लगातार, जब से मैं गिरफ्तार हुआ तो कथूरा गांव ने मेरा गांव राम का हमेशा शान रहा होगा इस बात खातिर धरना शुरू कर दिया, लगातार संघर्ष कराया। बाहर जनता सरकार मोर्चा के तमाम साथी ने, अलग अलग संगठनों के साथी ने, मध्य प्रदेश से 3 साथी लगातार यहाँ पे रहे। शिव कुमार कक्का जी जब भी हरियाणा आते तो ये एसपी से बात करना, और इस बात को लेकर भोपाल से कई बार हरियाणा उनको आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जब वो परेशान होते थे, वो एसपी से बात करते थे, वो हर आदमी से बात करते थे। हर आदमी जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट का मामला है। लेकिन आपको हैरानगी की बात बताता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊँगा, एक बीजेपी का आदमी था, उसने यह बात कह दी, तुम जमानत लगा दो, तारा की जमानत हो जाएगी। बड़ा क्वेश्चन मार्क चिन्ह खड़ा होता है यहाँ से। भाई हम खुद अपनी जमानत लगाते हैं, बिना बीजेपी आड़ा तब बात करे तो हमारी जमानत नहीं होती। अगर वो बीजेपी आड़ा के कहन पलावा तो जमानत हो जाए, इसका मतलब न्याय व्यवस्था भी राजनीति से प्रभावित होने लगी। कितना बड़ा सवाल, न्याय व्यवस्था अपने आप में स्वतंत्र है, तो यो बहुत बड़ा सवाल। मतलब यह बात मेरे दिमाग में आई, अगर भाई कोई व्यक्ति नू कह रहा है कि भाई तुम जमानत ला दो तारी हो जी, मखद जज ने फैसला देना उसकी, तू क्यों करके छाती ठोका आज? तो कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क चिन्ह एक नौजवान युवा और का विश्वास जो न्याय और कानून व्यवस्था में देश की में होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो उठता जा रहा है। और मैं न्याय व्यवस्था, कानून चलाने वाले लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि जुर्म हो जाएगा ऐसा ना करो जी। कौन सी जेल में रखा गया आपको इतने दिन? मैं जींद जेल में रखा गया। हाँ, गड्डी थाना में मुझे लेके आए थे, गड्डी थाना में मुझे मेरा केस बनाया गया, खनौरी बॉर्डर से। हाँ, खनौरी बॉर्डर से। आपने कहा कि कुछ पुलिसकर्मी जब आप बॉर्डर पे पहुंचे तो कह रहे थे कि तेरा चंडीगढ़ से चला, तब से इंतजार कर रहे हैं। तो आप ही निशाने पर क्यों थे, आप ही टारगेट क्यों बने? और भी बहुत सारे नेता थे वहाँ पे फ्रंट पे, चाहे आपके साथ अभिमन्यु कोहाड़ को लगा लीजिए, और भी कई जो है पंजाब के नेता भी वहाँ पर थे बॉर्डर पर, उनको क्यों नहीं उठाया गया? सिर्फ आप ही निशाना क्यों थे, आप टारगेट पर क्यों थे? देखिए, एक तो बात ये थी कि जो आपने नाम लिए, ज़्यादातर नेता पंजाब की तरफ रहते हैं, और दूसरी बात उनको क्यों नहीं उठा रहे और मुझे क्यों उठाया, ये बात तो या तो पुलिस वाले बता पाए या जिनको नहीं उठा रहे वो बता पाएँ। मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ। जब मैं मीटिंग में था, सरकार के साथ जो मीटिंग हुई, पीयूष गोयल जी, अर्जुन मुंडे जी और जितने भी वो बात कर रहे थे, मैं उस मीटिंग में था। और उस मीटिंग के बाद लगातार 1-2 वीडियो वायरल हो रही थी, ऑडियो वायरल हो रही थी, मैं मीटिंग की सारी बातें बार बता रहा था। तो हो सकता है इस कानून को लगा, अकबर 26 साल का है, नया बालक था, मैं सब यंगेस्ट था उसमें, अकबर पहले इन्हें दबोच लो पक्का गाना, तो ये बात भी हो सके हैं। और मेरे ऊपर वो कह रहे थे भाई खालिस्तान आले टैग लागेंगे, हमारे घर ही बात आई, वह खालिस्तान तक फंडिंग लिए और डिशेष हैं। मैं जब भी घर गया जेल में तलकड़ा, जब भी मेरी गेला तिरंगा था, और जब मैं इधर आने लग रहा था मेरी गाड़ी में भी तिरंगा था। और दूसरा, हम तो देश में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमने जो देश के अंदर बगावत की बात करें या दूसरे देश की बात करें या जो अपने खालिस्तान की बात करें, हमने तो बदबू आवा है। हम अपने देश तक प्रेम करने वाले लोग हैं, और हम अपने देश से प्रेम करते हैं, इसलिए अपने देश की चिंता करते हैं, इसलिए हम अपने देश के लोगों की चिंता करते हैं, इसलिए हम अपने किसान कौम के लोगों की चिंता करते हैं, इसलिए मजदूरों की, 36 बरादरी की चिंता करते हैं, क्योंकि हम इस देश में विश्वास रखते हैं। इस तरह के गंभीर आरोप हम बेबुनियाद हमारे ऊपर लगाने का काम
कर रहे थे। चलो जेल की बात हुई, लेकिन अब कुछ आंदोलन की बातचीत करें, क्योंकि आप मुख्य लोगों में थे। जिस प्रकार आंदोलन शुरू हुआ बिल्कुल पीक पर था, लेकिन आपको लगता है जब से आप जेल में गए और कहीं ना कहीं कोई उसके बाद कुछ बड़ा कदम उठाने में आपके नेता, किसान नेता असमर्थ रहे, अगर कुछ बड़ा कदम उठाया जाए तो शायद ये बात सिरे चढ़ सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारा जो आकलन है, जो लोग कहते हैं अक्सर, हरियाणा प्रदेश के किसान भी कहते हैं कि नेताओं ने ढिलाई बरती, नेताओं ने ढील करी, नहीं तो ये बात जो आचार संहिता से पहले ही सिरे चढ़ जाती अगर वो नेता आचार संहिता लगने का इंतजार नहीं करते तो। देखिए, जब हम किसी भी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं तो हमारे ऊपर कई जिम्मेदारियां होती हैं। भाई शुभ कर्ण के गोली लागी तो शुभ कर्ण के गोली लागी, जिस मां ने अपना बालक खोया उस तक पूछना चाहिए वो दर्द, वो उसके बीती होगी उसके ऊपर। और जहाँ तक बात रही, मैं जो थोड़ी सी कमी ये समझता हूँ कि जो ये अलग थलग हुआ ना मामला, भाई यो फलाना ये फलाने, हम अल्टीमेटली किसान हाँ, संघर्ष करण किसान आया है। हमने कदे भी वहम नहीं पड़ना चाहिए किसी भी नेता ने, ये सारी चीज़ डलदी फिर दिशा है, आज नून है तो तड़के पर आन होगी। तो हमने यो प्रपंच नहीं रचने चाहिए, हमने यो इस वहम में नहीं रहना चाहिए मैं देश का सबसे बड़ा नेता है, पंजाब का बड़ा नेता, हरियाणा का बड़ा नेता। हम जब इस डिबेट में, इस बहस में चले जाते हैं तो हम अपने समाज का नुकसान करने लग जाते हैं। मैं एक बात समझता हूँ, मेरी एक बात के ऊपर समझ बनी, जब भी आंदोलन होता है नेता दिशा जरूर दिखाता है, नेतृत्व जरूर करता है, उसका अपना रोल होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आंदोलन जनता लड़ती है, आंदोलन लोग लड़ते हैं। और जब लोगों की बदौलत ही वो नेता बनते हैं, तो जब वहाँ पे भी वो संघर्ष करना, चाहे जिसको भी, जो अलग अलग दो गुट हो गए, वो जब संघर्ष करेंगे, जब भी किसानों ने लड़ना है, दूसरे करेंगे जब भी किसानों को लड़ना है, तो लड़ाई ये किसानों की है अल्टीमेटली। और जहाँ तक की बात है मतलब आपस की, मैं तो एक बात भी समझता हूँ, थोड़ा सा जो रिप्रेजेंटेशन हरियाणा का, जैसे हरियाणा की तरफ से हम देखते हैं, उस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। भाई अगर हरियाणा साथ होता, मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ, हरियाणा का एक व्यक्ति पंजाब के 100 व्यक्तियों का बराबर है। वो कारण क्यों? क्योंकि हरियाणा की धरती पर आंदोलन होता है, हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है। हरियाणा के 100 आदमी उड़े तो चाल का होंगे, हरियाणा अगर पंजाब के 100 आदमी दिल्ली तक पहुंचेंगे तो हरियाणा का एक आदमी दिल्ली तक ही आराम तक पहुंच सके, उन 100 के बराबर जात हरियाणा का एक आदमी है। तो हरियाणा का जो रिप्रेजेंटेशन है, पंजाब के लोगों को भी समझना पड़ेगा, पंजाब के किसान नेताओं को भी समझना पड़ेगा। जो हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन है, आज खापा का हमारा सिस्टम रहा पहले तक पुराना, हमारा परंपरा रही खापा की, खापा ही के हमारी यूनिटी रही, खापा हमारे चिट्ठी फाड़ा कर दी, खापा हमारे फैसला करा करती। मैं पिछला आंदोलन में भी, जब चाहे कितनी भी कमेटी बनी हो, को खंडका बंद उड़ मानस था जो उसमें मीटिंग में बैठा करता, को था खंडकाला मानस? बिल्कुल भी नहीं था, नहीं था खंडकाला मानस। और पंजाब के 33 लोग थे और टोटल पूरे देश से 40 लोग थे। तो कहीं ना कहीं मैं ये बात खुल के इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें देना पड़ेगा, उन बुजुर्गों को, उन खापों को देना पड़ेगा जो खाप डिजर्व करती हैं, जो खाप अपनी छाती के ऊपर आंदोलन को झेलती हैं, जिनकी धरती के ऊपर आंदोलन होता है। जब खंडकाले मानस बैठेंगे, जब उसमें सरकार के लिए पगड़ी आड़े अलग, खंडकाले अलग, जब हरियाणा और पंजाब की यूनिटी दिखेगी। और अगर हम इस बहस में पड़ गए ना, सारी ये बात मैं जानू हूँ, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, वो बात अलग है। पढ़न लिखन खातर भी सारे डाल के खापा के प्रधान हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, सारे हर तरह के लोग हैं। और जब पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो मान सम्मान रखने खातर भाई पहले जो कोई भी शादी ब्याह में भी परंपरा हो जा, भाई को भोड़ा मानस हो लेकिन बड़ा हो, आदर मान उसका का करा कर दे, उसका ना करा कर दे, भाई इसका का लुआव थापा शाना हम गणा पढ़ा लिख रहा नू थोड़ा ना, उसका जो अक बने है, उसकी जो उसका जो बने है, मतलब नेक बने है, उसने मैं खोज लूंगा। तो हरियाणा के लोगों को अनदेखा किया गया आंदोलन कहीं ना कहीं। हरियाणा, मैं ये बात आरोप तो नहीं लगाऊंगा, मैं इसमें यह बात कहूंगा कि इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए, ज्यादा महत्व देना चाहिए, इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए। हरियाणा के खापों का प्रतिनिधित्व उस होना चाहिए। बिल्कुल। एक चलो आप सारी चीजें खुलकर बता रहे हैं, हमें आंदोलन के अंदर की बातें बता रहे हैं। मैं एक चीज जो जानना चाहूंगा, जो फिलहाल आपका आंदोलन अब भी चल रहा है, बॉर्डर के ऊपर लगातार किसान बैठे हैं, लेकिन अब डाउन चला गया कुछ ना कुछ, लगता है आपको ये बता दीजिए आप खुल के, जिस प्रकार पहले आपने सारी चीजें बताई, क्या वास्तव में आपको भी लगता है कि जो कड़ा कदम उठाना चाहिए था किसान नेताओं को, वो इस आंदोलन में उठाने में नाकाम रहे कहीं ना कहीं? देखिए, मैंने बताया, ये मैं बात आपको पहले कह रहा था, पहले लोगों की ऐसी भावना बन गई थी। देखो, जब इस तरह के जो आंदोलन होते हैं ना, जो लोगों की मनों की भावना निकलती हैं, सदियों में ऐसे आंदोलन होते हैं, जन्म लेते हैं। पहले भी हमारी एक समझ थी
कि जो चीज़ एक बार होती है वो बार बार उसके लिए, मतलब एक तो नेचुरल चीज़ हो, एक सिंथेटिक चीज़ हो, एक को हम क्रिएट करें और एक को मतलब परमात्मा आगत अगर खोलता चला जाए वो क्रिएट होती रहे, उसको जिसको नेचर क्रिएट करे। जो पहले वाला आंदोलन था वो नेचुरल क्रिएटेड था, और जो अब वाला आंदोलन था वो किसान संगठनों ने मेहनत की उसको क्रिएट करने में, और जब मेहनत की तो नेचुरल जैसा तो क्रिएट नहीं हो पाएगा ना। नेचुरल कहीं ना कहीं सभी संगठनों की तरफ से भी सहयोग नहीं मिला यहाँ आपको। देखो वो तो देखो, मैं दोनों तरफ से कमी मानता हूँ, ये बात भी मुझे खुल के ही कहनी चाहिए। मैं दोनों तरफ से कमी मानता हूँ। कहीं ना कहीं जो हमारी वो जिस हम उस बहस में डिबेट में चले जाते हैं ना, भाई मैं बड़ा नेता, उस बहस में उस डिबेट में हमारे किसानों का नुकसान हो जाता है। और भाई मैं तो मतलब खुल के ये बात कहता हूँ, जैसे मैंने तो मीटिंग में भी उस बात को रेज करने का काम किया था कि जो भी नेता, कुछ पहले भी जैसे ऐसे नेता थे, मैं नाम ही ले देता हूँ, राज्यपाल थे, भाई यहाँ के हरियाणा के लोग तो आंदोलन को ख़राब करते हैं। आप हरियाणा में आंदोलन कर रहे हो, हरियाणा के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हो। कुछ दिन पहले भी ऐसी घटना हुई, उसका मैं जिक्र अभी नहीं करूँगा, लेकिन सही समय पे मैं उसका जिक्र ज़रूर करूँगा। मीटिंग में उस बात का जिक्र कर चुका हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस तरह की बात अगर करोगे और अपेक्षा ज़्यादा रखोगे, ऐसे नहीं चलती चीज़ें। बड़ा मन, अगर आप बड़ा काम करना चाहते हो तो आपको मन बड़ा करना पड़ेगा, बड़े मन से बड़े काम होंगे। तो छोटे मन से अब जो आंदोलन चल रहा है, आप भी उस साथ में वहाँ पे आप समर्थन दे रहे हैं अपना? देखो मैं उस आंदोलन के साथ नहीं हूँ, उसमें तो मैं गिरफ्तार हुआ हूँ। कोई भी अगर हमारा दुश्मन भी कोई किसाना की बात ठान लाग रहा है, कुछ ले तो नहीं रहा, दे रहा है समाज ने, समाज आवाज़ को उठा रहा है, हम उसके साथ भी हैं जी। तो हमारा नैतिक समर्थन हमेशा रहेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे मैं इस बात को मतलब फील करता हूँ कि हमारे खंडकाड़ा का रिप्रेजेंटेशन उसमें बढ़ा है, और मैं जैसे मीटिंग का हिस्सा था उसका, और आगे से हमारे बरगा का रिप्रेजेंटेशन बेशक कट जा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बात भी कहना चाहता हूँ कि मैं मीटिंग में नहीं बैठूंगा, हमारी जगह खंडकाड़ा में बैठाओ। जी। तो कहीं ना कहीं अब आपको नहीं लगता कि जो आंदोलन बहुत चल रहा है, आचार संहिता में तो मेरे ख्याल से कोई बात बनने वाली नहीं है, लेकिन अगर आपको आंदोलन जीवित रखना है तो आपको जारी रखना पड़ेगा। तो ऐसे में कुछ बड़ा बदलाव, कुछ बड़ा कदम उठाया जाए, कुछ बड़ा स्टेप लिया जाए, तभी जो बात बन सकती है। देखियो, वो लोग लगातार बैठे हैं, और पंजाब के लोगों की, हरियाणा, सबका एक टेम्परामेंट होता लड़ाई लड़ने का। पंजाब के लोगों का टेम्परामेंट है, वो बैठ जाते हैं। मोहाली भी धरने लगा रखे उन्हें, 2-2, 2.5 साल से चल रहे हैं। तो पंजाब के लोग इस चीज़ में विश्वास रखते हैं, भाई लगातार बैठे रहेंगे, और वो बैठे भी रहेंगे, इसमें कोई दो। वो चीज़ें उनके खिलाफ जाती हैं। अब आप अगर देखेंगे समाज के अंदर तो चर्चा ऐसी चल रही है कि पंजाब के किसान जानबूझकर चुनावी समय पर, आचार संहिता लग रही थी उस समय आकर बैठे हैं ताकि बीजेपी के वोट गिरा सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल हैं, जो अपने इस मुद्दे का राजनीतिकरण करके अपना फायदा भी तो उठा रहे ना। देखो, ये भी समझिए सच्चाई में एक बात कहना चाहता हूँ, अगर जिस दिन किसान ने वोटों का ट्रांसलेशन करना सीख लिया, वोटों का ट्रांसलेशन करने लग गया, आंदोलन से पॉलिटिकल ट्रांसलेशन करने लग गया, सोशल से पॉलिटिकल लाइफ में ट्रांसलेशन करने लग गया, उस दिन इनकी औकात थोड़ा ना। 60 करोड़ का परिवार है किसानों का, 60 करोड़ का, मजदूरों को मिला दें, जो रोटी खाते हैं उनको मिला दें, तो सब कौन है? किसान पे डिपेंडेंट लोग हैं। और जब अगर हमारे किसान की कमी ये रहती है, राजनीति एक बहुत पवित्र शब्द है, और राजनीति की पवित्रता ख़त्म कर दी अजय मिश्रा टैनी जैसे लोगों ने। क्यों कर दी? जब बीजेपी उसी व्यक्ति जो 5 किसानों को रौंद के अपनी गाड़ी के तले पूरे हिंदुस्तान ने देखा मार देता है, उसके बाद मंत्री बरकरार रहता है, दूसरा दोबारा इसमें लोकसभा इलेक्शन में दोबारा उसको टिकट दे दी जाती है। जो ब्रजभूषण शरण हमारे देश की बेटियों को रोड के ऊपर, जो देश का गर्व बढ़ाने का काम करती हैं, उनको रोड के ऊपर मतलब घसीट के पीटा जाता है। तो इस तरह के लोग इन पार्टियों में हैं। ये जो है ना, जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसको लगातार कम करने का प्रयास कर रहे हैं। जो इन्होंने जातीय जहर घोलते हैं, हरियाणा में इन्होंने कहा ना, सैनी साहब दोबारा बना दिए, इन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जो ये जातीय, पहले तो ये जातीय जहर घोलते हैं, फिर जातीय समीकरण को साधते हैं, और किसान इन बातों को समझ नहीं पाता। हम लगातार, बल्कि मेरी जेल में ये समझ बनी कि हम लगातार किसान को अपने मुद्दों के ऊपर भी, कि MSP क्या है, C2 प्लस 50% क्या है, CACP क्या है, कौन कमीशन क्या डिसाइड करता है, इन चीज़ों की समझ के साथ साथ हमें उस समझ को भी डेवलप करना पड़ेगा कि आप लोग सड़क पे लड़ाई लड़ते हो, 750 किसान आपने खोए, 13 महीनों की आपने लड़ाई लड़ी, और
पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है, लेकिन उसके बाद भी किसानों को क्या मिला? दोबारा फिर आंदोलन करने के लिए मजबूत होगा। आज किसान के बेटे को, आज जो 35 साल से कम की जनसंख्या देश में 65% है, वो 65% का प्रतिनिधि तो 5% भी नहीं है। यह बात भी समझनी पड़ेगी। काशीराम जी क्या करते? बात आपको एक और समझनी पड़ेगी, मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। जो कुछ लोग ऐसे भी आपके साथ है जो किसान नेता हैं किसानों के बीच, लेकिन अंदर खाते सरकार से भी अलग ही खिचड़ी पकती है। ये हमारे समझ में है, ये बात भी हमारे समझ में, और हमारा नुकसान भी इसलिए पहचान भी है आपको शायद उन चेहरों की। हमारा नुकसान भी इसलिए होता, हमें पहचान भी है, हमें सारी चीज़ हैं, लेकिन होता क्या है कई बार, जैसा मैंने कहा, हम कई बार इसलिए नहीं बोलते कि हमारी यूनिटी भंग ना हो, हमारी यूनिटी ना टूट जाए। मीटिंग में कई बार सारी बात होती है, अभी आंदोलन चल रहा है, अगर हम दोबारा मिले तो आपके चैनल के माध्यम से मीटिंग के अंदर की बात भी मैं ज़रूर बताने का काम करूँगा। मैं उस बात को पूरी करता हूँ। जब बहुजन समाज पार्टी जिसने स्थापित की, जिसको उसको बनाने वाले थे काशीराम जी, वो एक बात कहा करते कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज युवाओं की संख्या 65% है, लेकिन उनकी हिस्सेदारी 5% भी नहीं है, क्योंकि युवा आवाज उठाएंगे, अपने हक के लिए बोलेंगे। हाँ, किसान 60 करोड़ किसान हैं अपने देश में, उनकी हिस्सेदारी कितनी है? हमें इस तरह से बात करनी पड़ेगी। हम जब इस तरह से नौजवानों को जागरूक करेंगे, हम नौजवानों को जागरूक करेंगे, आप सड़क के ऊपर लड़ाई लड़ो, लेकिन उसके साथ साथ आप सदन तक की लड़ाई लड़ो। सड़क से जब आप सदन तक की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम कर दोगे, उस दिन हर कानून, हर पॉलिसी आपके हक की होंगी। 2 तरह के कानून इस देश में नहीं चलेंगे। जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। 1.5 महीना जेल में बिताया, अब बाहर आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अक्षय नरवाल एक नाम भी काफ़ी बड़ा गया है, लोगों के बीच अच्छी पहचान भी बनी है, तो क्या मान के चले आने वाले समय में अक्षय नरवाल भी चुनावी मैदान में दिखने वाले हैं? देखिए, बड़ौदा से देखिए, मैं उस बात चर्चाएं चल रही है। हाँ, देखो, अच्छी बात, अगर किसान के बेटे की चर्चाएं विधानसभा के लिए चलने लगी, लोकसभा के लिए चलने लगी, जो आपने बड़ौदा विधानसभा की जिक्र करी, मैं तो एक बात आपको कहता हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री बनने की सोच लूँ, मेरा सोचना तो थोड़ा बनूंगा। मेरी गेला जो मेरे गांव के लोग, मेरा भाईचारा, मेरे संगठन के लोग सारे खड़े हुए, अगर वो सारे जने मिलकर सोचेंगे, अगर वो अक्षय सही बालक है, जेल में संघर्ष भी कर आ रहा है, अरे इसे बालक आगे आने चाहिए, अगर वो मेरे लिए कि मैं फैसला लेंगे, अगर मैं समाज के ऊपर छोड़ता हूँ, मेरा आगे की बात, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, अगर राजनीति का फैसला समाज के गांव गुआंडा के लोग मेरी खातर लेंगे, तो मैं आख्या माँ गाल के चुनौती दूंगा, जब मोदी दिन विरोध लड़ा लियो फिर। जी, अक्षय नरवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के, अपने कीमती समय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस भाई जी। तो हमारे साथ अक्षय नरवाल खास बातचीत में थे। 1.5 महीने बाद कारावास से बाहर आए हैं, तो कहीं ना कहीं खास बातचीत की, क्योंकि ज़रूरी भी था जानना किस जुर्म के तहत गिरफ्तारी हुई, क्या क्या जो है यातनाएं इन्होंने जेली, कैसे समय बिताया है, और कहीं ना कहीं क्या जो है इनको सीख मिली है इस गिरफ्तारी के बाद, और आगे की क्या रणनीति है, हर पहलू पर चर्चा की। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, और अक्षय नरवाल की बातों से सहमत कितना है? कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।